साथियों, ये वीडियो यूपी पीजीटी का जो 2022 वाला एग्जाम 2026 में हुआ है 9th ऑफ मई को, तो इंग्लिश पेपर का ये कंप्लीट सॉल्यूशन है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ग्रामर और लिटरेचर। और मैं आपको एश्योर करूंगा कि इसके जो आंसर होंगे, जो ऑफिशियल आंसर आएंगे, आंसर की जो आपकी आएगी, उससे आपके मैच करने के 99% बिल्कुल चांसेस होंगे। मिस्टेक की बहुत कम ही वो हो सकती है, कोई भी मतलब गुंजाइश हो सकती है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर और मैं लिटरेचर लवर्स पर आपको लिटरेचर पढ़ाता हूं। और मेरे साथ आज होंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए ग्रामर एक्सपर्ट कुलदीप यादव सर। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पेपर आया इसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों, लेकिन लिटरेचर का जो पोर्शन आया बहुत इजी टू अंडरस्टैंड था, जहां हमने देखा कि टॉमस हार्डी, चार्ल्स लैम्ब जैसे राइटर्स को मल्टीपल टाइम, यानी कुछ राइटर्स को मल्टीपल टाइम फिगर ऑफ स्पीच को बहुत इजी पूछा गया। वहीं हम ग्रामर के सेक्शन में भी देखते हैं कि एक बहुत अच्छा वेटेज हमें देखने को मिला। और हमारे यूट्यूब सेशन से, क्लास तो छोड़िए, जो क्लास में हम पढ़ाते हैं पेड क्लास, वो तो ठीक ही है, पेड क्लास से तो बहुत सारा मैच करा है कि मतलब लगभग पूरा पेपर मैच किया है। लेकिन अगर यूट्यूब सेशंस की बात करें, चाहे मेरे हो चाहे कुलदीप सर के हो, और लास्ट मैराथन्स भी जिन कैंडिडेट्स ने देखे हैं, तो उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा कि क्या कैसा रहा आपका। तो जैसा मैंने बताया कि कुलदीप सर रहेंगे मेरे साथ, हम बिना किसी डिले के शुरू करेंगे आज का सेशन और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप लिटरेचर लवर्स पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर अच्छे से पढ़ना है और आगे चल के अपना करियर बनाना है, तो ये चैनल आपकी सक्सेस के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। और यूपी पीजीटी का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें भी हम लोगों ने टॉपर्स दिए हैं। रति पटेल मैम जो थी, तो उन्होंने टॉप किया था हमारे यहां से, और भी बहुत सारे सिलेक्शन हमने पिछले एग्जाम्स में दिए हैं। और इस वाले एग्जाम में, चाहे वो आने वाला टीजीटी एग्जाम हो या फिर जीआईसी प्रवक्ता या कोई भी एग्जाम हो, आपको अच्छे सिलेक्शन देखने को मिलेंगे लिटरेचर लवर्स से। तो अगर कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करना हो तो ये नंबर है जानकारी लेने के लिए। लिटरेचर लवर्स ऐप सीधे आप विजिट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है literaturelowers.in, जहां पर आप हमारे कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल चलूंगा, टाइम हो गया हमारा कि मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, और हमारे साथ कुलदीप सर हैं, जैसा मैंने शुरू में ही बता दिया है। और ग्रामर के लिए वो रहेंगे सर, इधर आ जाइए आप। तो ग्रामर के लिए सारे जो है ग्रामर वाला सेक्शन वो देखते रहेंगे, और लिटरेचर वाला जो सेक्शन होगा वो कंप्लीटली आप जानते ही हैं कि मैं ही पढ़ाता हूं, और मैं ही आज लिटरेचर वाले उस सेक्शन को भी मैं कंप्लीटली देखूंगा। तो आइए हम लोग शुरू कर देते हैं सेशन को बिना किसी डिले के साथ, ठीक है। देखिए हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इज़किल कंसीडर पाइनियर ऑफ द मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री में इन्हें पाइनियर कंसीडर करते हैं। सर आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है? होमोफोन है। ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपसे होमोफोन्स पूछा है, यानी जो ऐसे वर्ड होने चाहिए जो आपका साउंड में सिमिलर हो। बिल्कुल, नॉट एन एग्जांपल, नॉट एन इनमें एग्जांपल से यही नहीं पूछा गया है। कौन सा इनमें से आपका होमोफोन्स का एग्जांपल नहीं है? जी जी। तो ये आपका राइज, और इसे पढ़ते हैं रेज। हाँ, रेज। ये डिफरेंट है, तो बाकी सारे सेम पढ़े, बाकी सारे आपके सेम है। हाँ। मुल्कराज आनंद नॉवेल आर ऑफन ग्रुप्ड अंडर, तो सोशल रियलिज्म दिखाया है उन्होंने अपने नॉवेल्स के अंदर। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में बड़ा नाम है। बाकी रोमांटिक और पोस्ट मॉडर्न आयरनी, एस्थेटिसिज्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, बाकी कभी डिटेल चाहिए होगा तो इस पर और भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए सर। इस क्वेश्चन में आपको बताना था, आपके पास सेंटेंसेस दिए हैं और इनमें से ए बी सी डी 4 सेंटेंस दिए हैं, इनमें से कौन सा आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है, ये आपको बताना था। यहाँ पे यदि हम बात करें, पूछा गया है कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो ये जो आपका पहला जो सेंटेंस है ये वाला करेक्ट है। थोड़ा फास्ट रखिए सर। ये आपका पहला सेंटेंस आपका करेक्ट है, और यहाँ पे जो दिया गया आपका ये सी वाला, ये दोनों करेक्ट है। इसे आपका ही गोज होना चाहिए, और इस वर्ब का जो वर्ब आपकी ये नो है, इसका हम बिल्कुल जिसमें भी बी ऑप्शन होगा उसे कट किया ए और सी, ए और सी यानी सी वाला आपका सही है यहाँ। जी जी, ठीक है, ए और सी दो सही हैं, दो सही हैं बस। तो अच्छा, बाकी ये भी गलत है, और बी और डी, बी और डी आपका गलत है, ये दोनों गलत है, ये गोज होगा। और इडियम ब्लेसिंग्स है, देखिए, और ये इडियम्स तो मैंने क्लास में भी पढ़ाया है, पेड क्लास में। इवन आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब होता है आपका समथिंग्स बैड दैट टर्न्स आउट गुड, यानी ए इसका आपका राइट आंसर होगा। आपदा को अवसर में बदलना एक तरह से। बिल्कुल। सिनोनिम है इफेमेरल का,
एक वर्ड है आपका यहाँ पे सिनोनिम्स और ये है इफेमेरल, और इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स होता है इसका मतलब होता है जो मूवमेंट क्षणिक हो, और इसके अकॉर्डिंग सिनोनिम्स टेम्परेरी अस्थाई कह सकते हैं आप, जी जी, यानी ए टेम्परेरी। यहाँ पे आपका इसका तो बाकी और राइट सारे ऑप्शन है तो उसी को टेम्परेरी ए राइट ए आंसर आपका इसका राइट आंसर है। बिल्कुल। बेस्ट सिनोनिम आपको और ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट वन आपका ये दिया गया है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जो स्पष्ट हो, और इसके अकॉर्डिंग देखिए तो सी यहाँ पे आपका क्लियर जो दिया गया ये स्पष्ट होता है, सी राइट आंसर होगा इसका। जी जी, लेकिन यहाँ ये ओपैक अस्पष्ट होता है, इसका ये एंटानिम्स हो जाएगा। और हिडन, और एक और ऑप्शन है इधर भी थिक, लेकिन इनका ये कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ सिनोनिम में सी- क्लियर सी होगा, राइट ये आंसर। वाला राइट आंसर हाँ। होगा। नेक्स्ट वन चलेंगे हम लोग। तो और अगला ये दिया गया synonym वर्ड है विच इज द करेक्ट सिनोनिम्स वर्ड प्लासिबल। यहाँ पे अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ऑप्शन ए वीक, ऑप्शन बी अनबिलीवेबल, सी दिया गया है कन्विक्शन, और डी ऑप्शन भी आपका दिया गया होगा, क्या दिया गया है, डी सिली। और इसके अकॉर्डिंग देखिए तो ये आपका अनबिलीवेबल होगा, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, अविश्वसनीय जिसे आप ठीक है, तो बी मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यस देखते चलिएगा। नाइटिंगेल किसकी पोएम है? सारे लोग जानते हैं, जॉन कीट्स। इतना इजी पेपर तो खैर कम ही आता है, अब पूछा गया है। फिर इसके बाद देखिए लेडी ऑफ शैलेट। लेडी ऑफ शैलेट ये काफी अच्छी पोएम है, एक आइलैंड पर सेट है। तो रूरल इंग्लैंड का ग्लोरिफिकेशन है, आर्टिस्टिक आइसोलेशन एंड रोल ऑफ द पोएट, इस चीज को हम इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास है नेक्स्ट वन क्वेश्चन, देखिए ये वाला। यहाँ पे आपको टेंस फिलअप करना था। बाय नेक्स्ट ईयर सी कंप्लीट हर डिग्री। द ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ब फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन ए हैज कंप्लीटेड, बी कंप्लीट्स, और सी आपका विल बी कंप्लीटेड, और डी आपका दिया है विल हैव कंप्लीटेड। देखिए यहाँ बात की जा रही बाय नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष तक की बात की जा रही, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो फ्यूचर की बात की जा रही है। फ्यूचर में किसी एक्शन को कंप्लीट होने की बात की जा रही, हो चुका होगा, वो डिग्री ले चुकी होगी जी। और इसके अकॉर्डिंग देखिए तो विल हैव कंप्लीटेड, सी डी यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर। डी राइट आंसर। हाँ, डी इसका राइट आंसर है। विल हैव कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट ईयर, सी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री, अगले वर्ष वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुकी होगी। अच्छा, ये ब्रैकेट में कंप्लीट क्यों लिखा जाता है? ये मतलब इसी वर्ब का यूज करके आपको लगाना है, मतलब सभी, इसलिए ब्रैकेट में कंप्लीट लिखा गया। टेनीसन को पोएट लॉरिएट में, देखो ये लगभग क्वेश्चन जो आए हुए हैं आपके, मैंने मैराथन वगैरह में करवा दिए थे। बाकी पेड क्लास में अगर आप मेरे एग्जाम पॉइंट भी पढ़े रहे होंगे तो आप बता सकते हैं कि ये सब एग्जाम पॉइंट से एज इट इज, कंटेंट छोड़ दीजिए, जो सिर्फ एग्जाम पॉइंट थे वहीं से। टेनीसन वाज अपॉइंटेड, तो देखो पोएट लॉरिएट कब बने? 1850 में, क्योंकि वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। ये बातें सारी मैंने बताई थी। नेक्स्ट वन है एन एंटोनिम्स ऑफ हॉस्टाइल, और इसका जो एंटोनिम्स होगा आपका क्या होगा? इसका मतलब होता है दुश्मनी, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा आपका फ्रेंडली, बी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर अरेंजमेंट आया हुआ है, अगर आप इसे देखें, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट पब्लिकेशन। अब जैसे यहाँ देखें तो डिजेक्शन एनोड पहले नंबर पर आएगा, क्योंकि डिजेक्शन एनोड ये कॉलरिज का है, और डिजेक्शन एनोड जो है 1803 के टाइम पीरियड में आया था। और इसके बाद अगर आप देखें तो दूसरे नंबर पर हम सी को रखेंगे, क्योंकि इमोर्टालिटी जो ओड का ये पार्ट है ना, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टालिटी, रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, कई बार मैंने बताया है, आप देख लीजिएगा, मैंने बताया होगा कि पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807, तो वही 1807 हो गया। उसके बाद साइकी है, ये कीट्स की पोएम है, तो कीट्स की जो ओड्स है 1819 हमेशा बताते हैं, और ये कॉन्फर्डेट जो डेड है तो ये आई थी 28 के टाइम पीरियड में, लेकिन ये बहुत लेट आई है ना। यस, तो लास्ट में डी वाला ऑप्शन रखो और पहले में ए वाला रखो, ए और डी देखो, है ना, तो पहले में और ये डी, ये तो ए ऑप्शन जो सही हो जाता। नेक्स्ट वन देखिए, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय, तो अब यूलिसिस ड्रामेटिक मोनोलॉग, पीवाईक्यूज और सब कुछ पढ़ाया गया, वही सारा एक प्रश्न है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ड्रामेटिक मोनोलॉग, और मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग ब्राउनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर यूलिसिस पूछा गया है। नेक्स्ट वन आइए, इसके बाद देखिए आपका फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंस है, और जहां पे फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या है, करेक्ट वर्ब का यूज करना है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ आप फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, और हो जाएगा सेंटेंस आपका क्या है, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इफ ही विल वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। इन मेमोरियम तो किसकी मेमोरी में है? AHH, क्योंकि अर्थर हेनरी हैलम को लिए ही सब कुछ लिखा था टेनिसन ने। और मिथिकल मेथड कहाँ यूज किया गया है? तो वेस्टलैंड नाम की पोएम होगी आपकी, क्योंकि ये जो मेथड है जहां पर आप खास करके वो देखते हैं, ग्रेल मिथ वगैरह देखते हैं,
तो वही चीज है ना। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप जानते होंगे कि ABCD के ऑर्डर में इसे पुट किया जाता इसमें है। सबसे पहले आपका ABCD के ऑर्डर में अगर हम पुट करेंगे तो सबसे पहले आपका काइंड आएगा। काइंडनेस आएगा, तो B सबसे पहले आना बी आएगा चाहिए, सबसे पहले, यहाँ और है इस यहाँ भी ऑप्शन है। में और वहाँ पे। उसके बाद फिर आपका क्या आता है, उसके बाद आता है बी के बाद आपका सी आता है, जी जी ठीक है, किंगडम, हाँ। और फिर आता है आपका डी और उसके बाद ए, यानी ये सी वाला ये ऑप्शन C आपका वाला सही है। बिल्कुल सही है। वो जो वर्ड्स जो ABCD जिस लेटर उसके के हिसाब according से आते से हैं उस हिसाब से डिक्शनरी में इन्हें सेट किया सेट जाता किया है। जाता है। जब मतलब आप ये पूछा डिक्शनरी गया में है कौन देखते सा हैं, वर्ड है ना? डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा। बिल्कुल। जो हार्ड टाइम्स है तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और यूटिलिटेरियनिज्म का जो है, इसका मैं क्वेश्चन साफ यही करवाया था हार्ड टाइम्स का, और यही वाला क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे देखिएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग, लिस्ट की मैचिंग है, तो ये यहाँ पर आपको चलिए। इडियम्स को मीनिंग के साथ मैच करना है, ये यहाँ भी पे इजी है आपको मैच करना है। पहला ए ऑप्शन आपका जो दिया गया है, टू ब्रेक द आइस, जी। और इसे हम मैच करेंगे। इसका मतलब होता है एक तरह से टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। क्या करना? कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, यानी इसको इससे मैच करेंगे। एक और सेकंड से मैच किया जाए, एक सेकंड से, यहीं से हो और गया, अगर एक आप ही एक ही ऑप्शन देख लेंगे फिर भी आपका करेक्ट हो जाएगा ये। बस। तो अब फिर आगे की Yes. बाकी बी को थर्ड से मैच कर दिया जाए, बी है ना? को थर्ड से, और To सी take a risky step, build the cat. हाँ हाँ, बिल्ली की घड़ी में घंटी बांधना, एक जोखिम भरा कार्य है, तो टेक ए वन रिस्की फिंगर तो ट्रबल में चले जाना, और ये हो गया फेस द म्यूजिक टू फेस डिफिकल्ट ब्रेवरी। राइट आंसर हो गया सर। चले आगे नेक्स्ट हाँ। देखिए। यहाँ पर आपको आइए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन करेक्टली यूज्ड। अगर आप देखेंगे जो पेड के स्टूडेंट होंगे तो वो अगर देखेंगे तो इसे मैंने कराया था कि जब भी मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक रोल मैंने आपको बताया था इंटरप्टेड एक्शन की, मतलब एक एक्शन पास्ट में जारी है और उसमें बीच में इंटरप्टेड होता है। उसके अकॉर्डिंग देखिए तो सी वाज सिंगिंग व्हेन आई एंटर्ड, कि जब मैंने प्रवेश किया तो वो क्या है, गाना गा रही थी। ए इसका राइट आंसर। अच्छा ठीक है। ए Which of the following is a complex? कॉम्प्लेक्स देखिएगा। हाँ, ये यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना था, एंड से जोड़ा गया है इसे, यहाँ पे दो वर्ब को, ये सिंपल सेंटेंस है। और यहाँ भी आपका एंड से जोड़ा गया है, ये भी, ये पेयर ही कनेक्टेड नहीं है। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ये आपका रीजन को इंडिकेट करता है, सी sang बिकॉज सी वाज हैप्पी, ये इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट वन है यहाँ पे आपको एंटोनिम्स। तो एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर, अधिकता, और स्कार्स मतलब होता है कमी। यस। ट्रेजिक रीजन, ये कई बार देखो घुमा घुमा के यही वाला क्वेश्चन पूछा है हार्डी का। ट्रेजिक रीजन, पेसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म आए तो ब्राउनिंग और पेसिमिज्म, ये इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं कि अगर कुछ बताया जाए, है ना। यस, ट्रेजिक रीजन। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में कौन सा इनकरेक्ट वर्ड है? यहाँ पे हम बात करें सारे तो वैसे सही है, ये वाला आपका डबल, यहाँ सिंगल टी होता है कमिटमेंट, सी और डबल एम आई, सिंगल टी MENT, बाकी सारे सही आपके सही है। और इसके बाद है चूज द सिनोनिम्स बताना है। ये रैपिड मतलब तेज होता है, और इसका जो नहीं सिनोनिम समानार्थी बताना है तो फास्ट होगा। करेक्ट, वो उल्टा सोचने लगा, वो एंटोनिम्स हो जाएगा। तो सही है, रैपिड का फास्ट हो जाएगा। अबाउट टी.एस. एलियट आर करेक्ट, कौन सा सही है टी.एस. एलियट के रिगार्डिंग? तो टी.एस. एलियट में देखो पहली चीज तो ये वाला सही है। ए ऑप्शन देखिए जिसमें है, तो ए इसमें इंक्लूड करा गया है, और ए उसमें भी है, ठीक है, तब कोई नहीं। सेकंड कमिंग नहीं लिखा। बी जिसमें भी ऑप्शन इंक्लूड करा गया है उसे कट मार दीजिए, ये भी कैंसिल हो तो गया, 2 कट हो गया, 50-50 हो गया आपके पास। और इसके बाद देखिए 4 क्वार्टेट्स इन्होंने लिखा हुआ, तो सी इंक्लूड होना चाहिए, तो देखो सी दोनों में इंक्लूड है। और क्या वो इमेजिस्ट पोएट, इमेजिस्ट मूवमेंट का पार्ट थे? नहीं थे, कोई कनेक्शन नहीं है उनका इमेजिस्ट के साथ, तो ये कट मार दीजिए। ए और सी राइट आंसर, ठीक है। उन्हें नोबेल प्राइज मिला, 4 क्वार्टेट्स लिखा हुआ है, बाकी इमेजिज्म के साथ उनका कनेक्शन नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि कोई बता दे कि इमेजिज्म के साथ है, नहीं, वो एजरा पाउंड और रिचार्ड एलिंगटन, वो उनका अलग ग्रुप है इमेजिस्ट्स का। Which of the following statements about idioms are correct? यहाँ पे आपको बताना है कि मतलब कौन सा जो सेंटेंस है इडियम्स के अकॉर्डिंग वो आपका करेक्ट है। और ए ऑप्शन दिया है, इडियम्स ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड लिटरली, कि मतलब एक हम साहित्यिक तौर पे यदि देखें तो उसे हम नहीं समझ सकते हैं। ये तो आपका क्या है, ये भी करेक्ट है, ए वाला आपका करेक्ट है। और उसके बाद इडियम्स आर फिक्स्ड एक्सप्रेशन विद ए फिगरेटिव मीनिंग, ये भी सही है। मैं यानी ए बी
और सी जो दिया है इडियम्स ऑलवेज फॉलोज, ग्रामेटिकल रूल ये ऐसा होता है ना रूल सर? नहीं होता होता है, है सर? नहीं होता। ए बी और डी होना तो सी चाहिए। वाले जिसमें भी हो तो सी को काट हाँ, दीजिए, ये सी ए काट बी दीजिए। और डी होना चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, सी नहीं होना सी चाहिए। नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल रूल इसमें फॉलो भी नहीं देखिए कर, सी है, जिसमें सी भी है, सी हाँ। है सी काट। तीनों में सी दिए गए हैं तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, अगर एक ऑप्शन ही तो सी आप ए आपका सही हो जाएगा। अरेंज द स्टेजेस ऑफ राइटिंग प्रोसेस, क्या Yes. है ये स्टेजेस? देखिए इसमें स्टेजेस की बात करें तो जो लिखने का जो राइटिंग प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले होता है प्री राइटिंग, ठीक है। Pre-writing। प्री राइटिंग थोड़ा बहुत चीजों के बारे में पहले फिर एकदम ड्राफ्टिंग करी जाए, रफ काम किया जाता है एक तरफ, फिर उस ड्राफ्ट एक खाका तैयार किया जाता फिर है, उसके बाद एडिटिंग एडिट फिर और लास्ट में publishing। पब्लिश हो जाता ये तो ऐसा लग रहा है यानी- जैसे रिसर्च हाँ, से पूछ लिया हाँ, उन्होंने, है? सी होगा, सी के बाद ए होगा और ए के बाद फिर आपका बी होगा और डी होगा, सी ए पी डी, यानी डी वाला ऑप्शन। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, क्या ये इसमें भी है आपके ग्रामर के सेक्शन में भी आता है क्या, लेटर उटर राइटिंग में क्या, या फिर लेटर रिपोर्ट राइटिंग वगैरह में आता है क्या? रिपोर्ट राइटिंग में तो उस तरह ये नहीं दिया गया है। न्यूज पेपर, न्यूज वगैरह के रिगार्डिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन कनेक्ट नहीं हो रहा, ये ज्यादातर कनेक्ट हो रहा है रिसर्च से। हाँ है, रिसर्च से ही, रिसर्च से ही, रिसर्च से क्योंकि ही। रिसर्च इस में टाइप का सारे क्वेश्चन चीजें- ग्रामर में आपको देखने को नहीं मिलेगा जल्दी। He said to me, are you coming with me? और यहाँ तो देखें तो ये आपका सेट टू दिया है, इसे आस्ट में चेंज करेंगे, और अगर आप यहाँ टेंस के ही अकॉर्डिंग देखें तो ये आप देखेंगे आर यू कमिंग विद मी किस टेंस में है, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जी। और पैसिव वॉइस को आप जब इनडायरेक्ट स्पीच को जब आप चेंज करते हैं तो वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यदि हम देखें तो हो जाएगा सेंटेंस ही आस्क्ड मी, इफ लगाते हुए आई वाज कमिंग विद हिम हो जाएगा, Right ठीक answer है। है। यस, यहाँ दैट लगा हुआ है, अदरवाइज ये भी आपका सही होता है, इसीलिए सी ही सही, क्योंकि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जी जी। Which of the following best illustrates a fragment sentence? फ्रेगमेंटेड सेंटेंस का मतलब है कि जो अपना एक पूरा कंप्लीट मीनिंग ना देता हो, कहीं ना कहीं टूटा हुआ पार्ट हो। जी जी। और उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ ही वाज टायर्ड बिकॉज ही वर्क हार्ड, ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। सी ही वाज टायर्ड फुल स्टॉप लगाते हुए ही केप्ट वर्किंग, ये भी सही है। और डी जो आपका दिया है ही वाज टायर्ड बट ही केप्ट वर्किंग, ये भी सही है। यहाँ बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आल्दो के साथ आप कॉमा लगा के किसी दूसरे सेंटेंस कुछ आगे बात कहेंगे, आगे बात कहते हैं कि ये अधूरा है आपका सेंटेंस, इसीलिए बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बी इसके लिए राइट आंसर होगा, आप ये क्लिक करिएगा, ठीक है। चलो, ही इज आइंस्टीन, तो आइंस्टीन जैसे आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट बताया नहीं था, ये एल्यूजन होता है, किसी का रेफरेंस देना, पासिंग रेफरेंस, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है एल्यूजन, तो ये बी ऑप्शन आप सभी के लिए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, आइडेंटिफाई रेटोरिकल डिवाइस, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, इसमें रेटोरिकल डिवाइस कौन सा वाला होगा? अब जैसे देखिए, बिगिनिंग ऑफ द एंड पैराडॉक्स है, मेटाफर है, आयरनी है, हाइपरबोल है। देखिए यहाँ पर बिगिनिंग और एंड, और खास करके जब आपका स्टेटमेंट क्या हो ना, एक स्टेटमेंट जिसे हम कहेंगे कि उसमें डीपर ट्रूथ हो, तो उसमें वहां पर पैराडॉक्स होता है, लेकिन कंट्राडिक्टरी होता है। तो बिगिनिंग और एंड कंट्राडिक्टरी मतलब पैराडॉक्स है ना, तो पैराडॉक्स इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन है। आइडेंटिफाई मिस स्पेल्ड वर्ड, कौन सा मिस स्पेल्ड? इसमें देखिए, इसमें आपका जो मिस स्पेल्ड पहला वाला ही वर्ड ना? पूछा है ए ही, क्योंकि यहाँ डबल एस नहीं होता है, ओके double S ओ नहीं। डबल सी बाकी ये एस आई ओ एन, बाकी ये अदर नेसेसरी ऑप्शन भी करेक्ट है, और आपका ये हैरेस भी करेक्ट है, रिकमेंड भी करेक्ट है। करेक्ट। यहाँ पर हाँ, रीअरेंज करना यहाँ पे है, आपको देखिए। रीअरेंज करना है, तो इस सेंटेंस को जब आप रीअरेंज करेंगे सबसे पहले आपका डी आना चाहिए। ए कहा गया हु मिस्ड, बी वाज लेट फॉर द मीटिंग, सी द ट्रेन, और डी दिया है द मैनेजर। द मैनेजर डी होगा, हु मिस द ट्रेन डी, उसके बाद फिर ए और उसके बाद सी होना चाहिए ऑप्शन में। डी सबसे पहले आना चाहिए, तो डी इसी ऑप्शन में है बस, डी ए सी किसी ऑप्शन में है भी नहीं ना। अच्छा डी, तो बस वही सारे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शेलीज एडेनिस इज एन एलेजी, तो ये कई बार ये बातें होती कि कौन सी एलेजी किसकी डेथ पर लिखी हुई। शेली का ये बहुत बार पूछा गया है, समझ लीजिए कि शेली ने एडेनिस कीट्स के लिए लिखा हुआ है, जॉन कीट्स ही राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए रीअरेंज करना है फिर से सर एक बार। आइए, हाँ, इस सेंटेंस में देखिए, इसे दो तरह से वैसे तो करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए आप जो ऑप्शन देखेंगे ए बी सी और डी, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शन में कहीं कॉमा का यूज नहीं किया गया। अगर इन ऑप्शन में कॉमा का यूज किया गया होता तब आप इसे इस तरह से कनेक्ट कर सकते थे, ए और डी, मतलब इसके साथ कनेक्ट कर सकते थे ए डी पी सी, यानी अनलेस यू प्रैक्टिस्ड डेली और यू कैन नॉट इम्प्रूव इन स्पोकन इंग्लिश, इसके अकॉर्डिंग तब आप कर सकते। लेकिन सेंटेंस में कॉमा नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ हम
इसे करेक्ट करेंगे तो यू कैन नॉट इम्प्रूव इन स्पोकन इंग्लिश अनलेस यू प्रैक्टिस डेली, यानी सबसे पहले BC, बी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, आफ्टर दैट डी हो जाएगा। डी राइट आंसर होगा इसका। BC। यस। विटमैन्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन मोस्ट स्ट्रांगली ऑन, तो देखो इसके लिए है एलन जिन्सबर्ग एंड बीट पोएट्स। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने नोटिस किया इस पेपर में, आप देख रहे होंगे जो बड़ा ऑप्शन है वही ज्यादातर करेक्ट है, मतलब लिटरेचर में जो बड़ा ऑप्शन जिसे लंबा लिखा गया है ना। तो द ईडियम है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका क्या मतलब होगा इसका सर? मतलब होता है आपका टू रिवील ए सीक्रेट, रहस्य को उजागर करना। रहस्य को उजागर उजागर कर करना। देना। अब यहाँ पर फॉलोइंग जो है सेंटेंसेस को क्या करना है देखिए, हाँ, यहाँ पे इसे पैराग्राफ के ऑर्डर में। पैराग्राफ, इसमें देखिए ऑप्शन ए है द सन वाज सिटिंग बिहाइंड द हिल, बी दिया है बर्ड्स वर रिटर्निंग टू देयर नेस्ट, सी दिया है द स्काई टर्न ऑरेंज एंड रेड, और डी दिया है इवनिंग डिसेंडेड स्लोली। पहले सबसे ऑप्शन जो आपका होगा ए होगा, द सन वाज सेटिंग बिहाइंड द हिल, पहाड़ी के पीछे जो सूरज था वो छिप रहा था, और उसके बाद क्या हुआ, द दूसरी स्काई घटना टर्न होगी, ऑरेंज, तभी तो ऑरेंज होगा भाई। उसके बाद ये तो होगा जब हाइड हो जाएगा, तो ए के बाद सी आना चाहिए, AC और ए के बाद सी आपका यहाँ पे दिया गया है। सेकंड। यस, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद फिर आप बर्ड्स लेकिन जिस एस्पिरेंट का हम ये लिए हुए हैं उसने ABCD मारा हुआ है। द सन वाज सिटिंग बिहाइंड द हिल्स, बर्ड्स वर रिटर्निंग टू देयर नेस्ट, द स्काई टर्न्ड ऑरेंज एंड रेड, मतलब ये एक सीक्वेंस को नहीं फॉलो करता, को नहीं, इसको क्या माना जाता है, होंगी वो सीक्वेंस सीक्वेंस में हो, में क्या माना जा सकता है, ये डिपेंड करता है आपके आंसर की। नहीं ये तो सही होगा, ये तो इसमें जो जो आपने बताया वैसे मैंने देखिए जब सन छिपेगा उसके बाद ही क्या है, द स्काई टर्न ऑरेंज एंड रेड, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये ए और सी, ये वाला बी ऑप्शन ही होना चाहिए। चलो देखते हैं बाकी क्या आंसर आता है। Which of the following are idioms? इनमें से आपसे पूछा गया है कौन सा idioms और कौन सा नहीं है, तो नहीं है वाला फाइंड आउट। सबसे पहले तो आप नहीं है तो टाल बिल्डिंग, सी जिसमें हो तो काट दीजिए, जिसमें हो उसे काट दीजिए, ये लीजिए, और यहाँ भी सी है, यानी इसका सी आंसर हो जाएगा ए बी और डी। ये पीस ऑफ केक ये भी इडियम्स है, रन फॉर योर लाइफ ये भी इडियम्स है, और ब्रेक द आइस ये भी, ये तो आपने अभी देखा, पूछा ही था, इसका मीनिंग ही पूछा था अभी, फिर से इसे रिपीट कर दिया। ब्रेक द आइस का मतलब, पेपर को बहुत मतलब उस तरह से बनाया गया है, कोई मतलब बहुत सीरियसनेस के साथ नहीं। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से पूछता है। एज वेल एज का यूज करके जब दो सब्जेक्टों को जोड़ा गया हो, अलॉन्ग विद का यूज करके दो सब्जेक्टों को जोड़ा गया हो, जी। तो जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करते हैं। पहला सब्जेक्ट है द टीचर, और इसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है सिंगुलर, तो ये वाला सही है। यहाँ नाइदर ऑफ के बाद बॉयज दी है, इसके बाद नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। यहाँ इसमें द लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए है, सब्जेक्ट आपका द लिस्ट होगा और द लिस्ट सिंगुलर होगा, तो यहाँ इज आना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। और ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, डी वाला ऑप्शन सही डी है इसका राइट आंसर। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए अभी एक बार और हम कोशिश करेंगे, अभी हम सिर्फ आंसर्स पर बात करते हैं। Which of the following sentence is grammatically correct? कौन सा करेक्ट है, सीधा बता देखिए इसमें he not knows लिखा है, ये आपका does not know the answer। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये गलत है। ही के साथ डू का यूज नहीं कर, डू नॉट का यूज नहीं करते, डज नॉट का यूज किया, क्योंकि इसका यूज जो है प्लूरल वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पर सिंगुलर है। हाँ ये सिंगुलर है। यहाँ आपका ही डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो, द आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। डी इसलिए नहीं सही होगा, यहाँ वर्ब में एस का यूज किया है, ये इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखिए। She is too weak to walk। और ये सिंपल सेंटेंस था, इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, हाँ बस इसे तो आप ही बना दे रहे हैं। She is too weak to walk, so weak that she cannot walk। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए इसमें पंक्चुएशन आपको करेक्ट करना था, और पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग देखिए तो यहाँ पे माय फ्रेंड हु लिव्स इन दिल्ली, इन ये क्या है, ये आपकी रिलेटेड क्लास है एक तरह से, हु लिव्स इन दिल्ली, इसे कॉमा में रखते हैं तो यहाँ कॉमा लगेगा, और यहाँ पे इज विजिटिंग मी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी। माय फ्रेंड हु लिव्स इन दिल्ली इज विजिटिंग मी, ये नहीं होगा। यहाँ ये पूरी क्लास आ गई है ना, तो इस क्लास को अलग किया गया है, क्योंकि दो क्लास है इसमें, एक आपका माय फ्रेंड इज विजिटिंग मी, दूसरी है हु लिव्स इन दिल्ली। अगर ये अलग अलग होता तो फिर कॉमा का यूज नहीं करते, बीच में इसलिए कॉमा का यूज करके इसे अलग। ऑक्सीमोरन का इनमें से एग्जांपल क्या है, तो ये तो सर आप ही बता देंगे। तो बिटर स्वीट है ये, दो अपोजिट वर्ड एक साथ रखे गए। जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये पहला एग्जांपल होता है बिटर स्वीट वाला,
जैसे भी वो आया है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज वाला, है ना, हाँ, इस टाइप तो से लाइक मैंने भी सुना है, आप क्लास में पढ़ाते रहते अक्सर हैं, यही चीज अक्सर ये चीज मैं अक्सर कोट हमेशा करता हूँ अक्सर, कि मतलब ये वाला एग्जांपल और वही एज इट इज एग्जांपल ही, क्लास तो नहीं देख रहा था कहीं वो भी। Which one of the following sentence does not contain misplaced modifier? देखिए इसमें मिसप्लेस मॉडिफायर की बात की है, और ए, बी और सी और डी, यदि चारों ऑप्शन में हम देखें तो यहाँ पे डी जो आपका है ये मिसप्लेस मॉडिफायर की बात करता है, क्योंकि देखिए ये आपका पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर दिया गया है, कवर्ड इन क्रीम द चाइल्ड एंजॉयड द केक। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये जो पार्टिसिपल के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो दूसरा सेंटेंस होता है ना, इसका जो सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट इसका मान लिया जाता है। यहाँ पे अगर इसे हम सब्जेक्ट के तौर पे मान लेंगे तो ये कवर्ड इन क्रीम, तो चाइल्ड को क्रीम में कवर्ड किया गया, इसलिए ये आपका जो है राइट आंसर नहीं है, तो ये मिस वो है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है। जी जी, नॉट कंटेन मिसप्लेस्ड, तो ये डी ही आपका इसका मतलब सही है। अच्छा, इसमें नहीं है मतलब? नहीं इसमें नहीं है, तो डी आंसर इसके लिए सही इसका है। डी आंसर आपको करेक्ट करिए। अच्छा, बाकी सारे द चाइल्ड कवर्ड इन क्रीम एंजॉयड द केक सही है, द चाइल्ड एंजॉयड द केक व्हिच वाज कवर्ड इन व्हिच क्रीम, वाज कवर्ड ये भी सही है। एंजॉयिंग द केक द चाइल्ड वाज कवर्ड इन क्रीम, एंजॉयिंग द केक मतलब उस चाइल्ड को एंजॉय कर, जो चाइल्ड है वो केक का एंजॉय कर रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ चाइल्ड को कवर्ड करने की बात की जा रही है, इसीलिए डी आपका यहाँ नहीं, वही राइट आंसर हो मिला। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट टेंस यूसेस। और यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्ट टेंस का यूज है, तो ये जो वर्ब आपकी नो होती है, कुछ आपकी स्टैटिक वर्ब्स होती हैं, का यूज आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते, जैसे आपका नो हो गया, ये नोइंग वाला गड़बड़ हो जाएगा ना, तो वो भी हो जाएगा, वो भी आपका गलत है और ये भी गलत है। और यहाँ पे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तभी आपका सिंपल पास्ट टेंस हो जाता, इसलिए ये भी गलत है, थर्ड फॉर्म दी गई है, यही आपका राइट आंसर है। सी नोन द आंसर, ये तो सेंस ही नहीं बना, सेंस ही नहीं, सी नोस द आंसर, ए राइट आंसर, ए राइट आंसर। फीचर पिप, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन, मतलब लिटरेचर बराबर हलवा कर दिया था इन्होंने, तो मैं इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, वैसे मैं एक्सप्लेनेशन अक्सर देता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़े कम कर रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं थोड़ा जल्दी कर दें एक शॉर्ट वीडियो में। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात है कि एलियट ऑब्जेक्टिव रिजेक्ट्स सब्जेक्टिव इमोशनल आउटपोरिंग्स। मैंने शायद आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि डेफिनेशन देखिए, पोइट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एस्केप फ्रॉम इमोशन। इवन टी.एस. एलियट ने जो है, जो वर्ड्सवर्थ है, तो वर्ड्सवर्थ को वो किया था, अपोज किया था, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स को अपोज किया था इन्होंने ही, है ना, तो ये कहां से इमोशन का है ना, तो ये देखिए रिजेक्ट करा इसको, इमोशनल आउटपोरिंग्स, तो ये वर्ड्सवर्थ को ही है यहाँ पे टारगेट किया, क्योंकि उन्होंने कहा ना पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, तो ये थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, ये ऑलरेडी पीवाईक्यू में आया था, बस यहाँ थोड़ा बदल दिया और चेंज कर दिया। पीपल स्पीक, तो इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू पैसिव वॉइस, तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और इसे आप चेंज करेंगे तो इज लगाते हुए, इज एम आर लगाते हुए आप क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग देखिए तो यहाँ आपका सब्जेक्ट इंग्लिश सिंगुलर है और इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाएगा, सी राइट आंसर। अच्छा, इंग्लिश इज बीइंग अगर स्पोकन ऑल बीइंग ये इसलिए नहीं होगा, अगर ये पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता तब आपका ये सी वाला, ये राइट आंसर थर्ड सी वाला है। नेक्स्ट वन पर चलेंगे हम, आगे वाला है हमारे पास द इडियम टू हिट द नेल, ये तो पढ़ाया था नेल ऑन द हेड, ये भी मतलब इडियम्स जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया सब एज इट इज पूछ लिए गए हैं, और इसका जो राइट आंसर होगा टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, सी राइट आंसर है। और ये तो अक्सर मैं मिडनाइट ऑयल, देर रात तक वर्क करना, देर रात तक स्टडी करना, दोनों हो सकता है, तो स्टडी का तो दिया नहीं कि यहाँ पे वर्किंग लेट एट नाइट है, सी राइट आंसर होगा इसका ये वाला। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल मींस एलियट 4 क्वार्टेट एक्सप्लोर, तो इसमें टाइम, इटर्निटी और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन की बात है, क्योंकि देखो इसके अंदर 4 क्वार्टेट्स के अंदर सोशल सटायर या नेशनलिज्म या कोर्टशिप जैसी चीज नहीं है, और खास करके जब मॉडर्न टाइम पीरियड की बात आती है तो ऐसी, और जब टी.एस. एलियट की बात आती है तो ऐसी ही चीजें रहती है। और करेक्ट प्लूरल फॉर्म बताना है आपका, चाइल्ड का चिल्ड्रन का, ठीक है राइट आंसर, सही है सर। इसके बाद करेक्ट सिनोनिम क्या है इसका, एरोडाइट। करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ एरोडाइट का मतलब होता है लर्नर्ड, विद्वान होता है इसका मीनिंग, और उससे रिलेटेड उसका विद्वान ही होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ये पहला जो आपका दिया गया हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर की बात है, हाँ, तो यहाँ विल हैव ये होगा, और ये आपका फ्यूचर सिंपल फ्यूचर है,
ठीक है, तो तो खास बी करके राइट आंसर। फ्यूचर परफेक्ट है तो परफेक्ट हैव है तो होना ही विल चाहिए ना। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल, अगर परफेक्ट है तो हैव होना जरूरी ही है। आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। हाँ, इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे आपको करेक्टली पंक्चुएट करना है और ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। करेक्ट, उसके अकॉर्डिंग देखिए तो हाउएवर होगा, फिर इसके बाद कॉमा लगेगा, फिर ही ट्राइड अगेन। मतलब एकदम इजी क्वेश्चन है। सही है ये वाला हाँ, आंसर ये है वाला ना, आपका 59 सही का है। है। नेक्स्ट वन देखेंगे, शेक्सपियर सोनेट। तब बताओ, ये भी बात है भाई, शेक्सपियर की सोनेट। मैंने सोनेट तो शेक्सपियर, मिल्टन, पेट्रार्क सारी की राइमिंग स्कीम लास्ट सेशन में भी करवाया था। और बाकी हमेशा ये सब सारी चीजें कौन नहीं पढ़ाएगा, लगभग टीचर पढ़ाएंगे ये सारी चीजें, है ना। तो यही है, ठीक है, सोनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे। यहाँ पर मैचिंग मैचिंग दे दिया है, ये भी बहुत इजी है और मैच कर सकते हो आप तुरंत ही। तो साउंड एंड फ्यूरी, ओल्ड मैन एंड द सी, देखो ये नोबेल प्राइज विनिंग, तो इसके बारे में बताया था ना, ईयर तक याद करवाए थे मैंने आपको, बताया था कि आपका जो है कब उनको पुलित्जर प्राइज मिला। पहले वर्क आया, फिर पुलित्जर प्राइज मिला, फिर उनको नोबेल प्राइज मिला, तो ये नोबेल प्राइज विनिंग है। और डेविड कॉपरफील्ड बिल्डिंग्स रोमा है, कंस्टल रोमा, बिल्डिंग रोमा, सब बताई गई थी बातें। और ये भाई हैमलेट। तो अब एक ही बचा, साउंड एंड फ्यूरी, मॉडर्निस्ट ट्रेजेडी। अब यहां से मैच कर लीजिए कि अगर हम बी को 4 से मैच करें तो B4 देखिए कहां पर है, और B4 एक ही ऑप्शन में है, बस खत्म हो गया। इलिमिनेशन भी देखिए सर तब होता है ना जब आपको पता हो, अगर आपको पता ही नहीं है तो इलिमिनेशन करना दो नामुमकिन। या तीन, कम से कम दो तो पता होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आइए, इस सेंटेंस में आपको रीअरेंज द सेगमेंट टू फ्रॉम ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट को हम ढूंढेंगे और सब्जेक्ट है हमारा द लेटर। द लेटर विच वाज मेल्ड यस्टरडे, यानी सबसे पहले बी होना चाहिए, फिर उसके बाद डी होना चाहिए। तो मतलब जिसमें बी नहीं है उन्हें काट दो। बी और डी होना चाहिए, नहीं, सबसे पहले बी होना चाहिए, फिर उसके बाद डी होना चाहिए। बी मतलब आपका दिया है द लेटर विच वाज मेल्ड यस्टरडे, जिसे मेल किया गया था कल, कुड अराइव ऑन टाइम, समय पे पहुंच गया, तो क्या होना चाहिए बी, उसके बाद फिर डी, फिर आपका ए हो, और बी डी ए यानी C1। They will announce the results tomorrow। और इसे हमें चेंज करना है, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है, द रिजल्ट विल बी हो जाएगा। विल बी किस सेंटेंस में है जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये है द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड टुमारो हो जाएगा, राइट आंसर हो। फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये तो वही स्ट्रक्चर है जो मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पास्ट की बात है तो सबसे पहले तो हैड ही होना चाहिए, है ना, परफेक्ट फिनिश्ड हर वर्क बिफोर ही अराइव्ड हो जाएगा, यानी बी राइट। क्योंकि इसमें सब में हैव है, इसमें और फिनिश्ड है, तो ये तो वो हो जाएगा ना, सिंपल वाला हो जाएगा। हाँ, सिंपल पास्ट हो जाएगा, और ये भी हैज है इसमें, तो ये परफेक्ट है, उसका प्रेजेंट परफेक्ट है, बी राइट आंसर। विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, तो विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज वैसे पर्सोनिफिकेशन है, अगर यहाँ पर पैथेटिक फैलेसी होता सो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, बट डाला नहीं, वो जानते हैं ना कि डालने की जरूरत नहीं है इसको। स्पेलिंग एरर, और इस सेंटेंस में आपका दिया गया है विच सेंटेंस कंटेन स्पेलिंग एरर, तो अचीवमेंट के स्पेलिंग यहाँ पे आपका गलत दिए गए हैं, ठीक है। बाकी बी और सी ये सही है, ए पार्ट में एरर है यहाँ पे। जब मतलब एक टेंस मतलब एक स्टेटमेंट दे करके स्पेलिंग एरर, विच सेंटेंस इज पैसिव वॉइस, तो इसे आप देखेंगे ये हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, ये है आपका। सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि बाई है कि नहीं, है ना, क्या कहते हैं सर, सही कह रहे हैं, बाई के अकॉर्डिंग देखिए तो आपका यही ऑप्शन दिया है, ब्रिज वाज बिल्ड बाय, है ना, देम वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव स्ट्रक्चर है, और बाई भी लगा हुआ है साथ में, क्योंकि टोटल क्लियर बता रहा है ना, स्पष्ट, वो खुद ही बता रहा है कि मैं पैसिव वॉइस। हां, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, पैसिव वॉइस। इसे आपको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट आपका द प्रोजेक्ट दिया है और ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है, तो हैव बीन या हैज बीन का यूज जरूर किया गया होगा, और यहाँ पे आपका लास्ट में द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा इसका, डी सही है ना, डी ही इसका। Eliot's work begins with the line April is the cruelest month। अब बताइए इतना क्रूअल मंथ कौन सा हो सकता है, वेस्टलैंड 1922। अभी वेस्टलैंड को भी पूछा कि 1922, मतलब टीएस एलियट काफी अच्छा फोकस भी रहा है। हार्ड टाइम्स चार्ल्स डिकेंस का जो है, ये देखिए मैंने बताया था कि ग्रेडविन को याद रख लीजिएगा, तो वो फैक्ट्स के साथ ज्यादा है, तो बेसिकली ये रैशनल प्रोग्रेस है, मोरल एम्बिशन है, इंडस्ट्रियल ट्रिम्फ है, या
यूटिलिटेरियन एजुकेशन। सो यूटिलिटेरियन, ये यूटिलिटेरियन एक्चुअली में एसोसिएटेड है, और मैं आपको बताऊं सर, पीछे भी आपने ऐसा ही प्रश्न देखा हुआ, ऐसे लगता है इसे रिपीट कर डाला हुआ, है ना। वेस्टलैंड देखिए, अब ये ऊपर पूछ रहा है कि भाई वेस्टलैंड शुरू कहां से हो रहा है, अब ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए तो ये देखिए पब्लिश कब हुआ, 1922। ये चिल्ला चिल्ला के खुद ही कहता है कि मैं 1922 हूँ। डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ वर्ड स्पार्स। और इसका जो एंटोनिम्स होगा आपका स्पार्स का, वो होता है डेंस। डेंस मतलब बहुत ही घना, घना हो गया। स्पार्स मतलब जो दूर दूर तक, दूर दूर हो, है ना। अब ये टेल ऑफ टू सिटीज, ये तो इतना PYQ है। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट टाइम, लंदन एंड पेरिस, है ना, 1859। वो मतलब मल्टीपल टाइम ये चीज पूछी गई है और उसी चीज को यहाँ पर डाल दिया गया है। अब विटमैन्स डेमोक्रेटिक स्पिरिट, देखो विटमैन और डेमोक्रेटिक स्पिरिट आए तो समझ लीजिए कि माई सेल्फ का, क्योंकि डेमोक्रेसी में सेल्फ, डेमोक्रेसी में सेल्फ, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये कि जहां पर आपकी प्रेजेंटेशन, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। दे लाइक मैंगोज, इसे चेंज करना है किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है। और नेगेटिव सेंटेंस में यदि हम बात करें तो दे लाइक मैंगोज दिया गया है। दे के साथ आप सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। यहाँ डज दी है, डज आपकी सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, इसलिए ये आपका सही नहीं है। और यहाँ देखिए डू नॉट का यूज किया है, लेकिन यहाँ पे वर्ब में ऐसा थोड़ा यस कर दिया, ये भी गलत है। सी राइट आंसर होगा। और यहाँ वर्ब भी नहीं लगाया है, सी ही इसका करेक्ट आंसर है, ये भी गलत है। ठीक है, ये डू नॉट। नेक्स्ट वन पर चलेंगे। सी, ये आपका एक सेंटेंस है छोटा सा, और ये हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहा है। इसे तो आप केवल यहीं से देखेंगे, एवरी डेज से। सी टू स्कूल एवरी डेज, तो इसके अकॉर्डिंग एवरी डे, डेली की हैबिट को बता रहा है। और जब हैबिट होगी तो यूनिवर्सल हो जाता है ना, फिर आपका यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल में फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। डी आंसर होगा इसका 76 का। ठीक है, नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे देखिए तो ये डेफिनेटली जो दिया गया, इसकी स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट है। बाकी ये सब प्रिविलेज और नॉलेज और आपका इनकरेक्ट है, और यही वाला राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो। नीदर ऑफ द बॉयज। हाँ, नीदर आपके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगती है। बी भी नहीं होगा यहाँ पे आपका, आर नहीं होगा, वर नहीं होगा, इज होगा, क्योंकि आर भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, और ये जो है इज सिंगुलर है। और बी को किस फॉर्म में रखते हैं? फर्स्ट फॉर्म होता है, बी भी नहीं आएगा, तो बी भी नहीं। नेक्स्ट वन देखेंगे कि हाँ, ये मैचिंग है। अब ये देखिए थोड़ा सा इसमें क्या ही मैच करना है। हैमलेट जैसे वर्क को कौन नहीं जानेगा कि भाई हैमलेट है, विलियम शेक्सपियर हैमलेट, है ना। तो सीधे हम ए को मैच कर देंगे 3 के साथ, और जहां A3 आपको नजर आ, देख लीजिए दो ऑप्शंस में है, तो मिल्टन को पैराडाइज लॉस्ट, अच्छा जेन ऑस्टिन को मैच कर लीजिए, तो जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस है, तो बी को 1 से मैच कर लीजिए, A3B1, ये देखिए A3B1 यही वाला आंसर हो जाएगा। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, और डिकेंस का जो है ओलिवर ट्विस्ट है, D4 होना चाहिए। और अगर कोई सिंपल भी देखे ना, चार्ल्स डिकेंस का सर पीछे भी पूछा गया, मैचिंग नहीं पूछा है, उसमें क्रोनोलॉजी में पूछा था कि क्रोनोलॉजी में पुट कर दीजिए। मतलब आप ये कहिए कि पीछे के क्वेश्चन पढ़ लो और आगे के आंसर कर दो, ये बहुत वो है ना। कीट्स कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक अलाइंस हिम। तो कीट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आर्ट फॉर आर्ट सेक वाला, ये एस्थेटिक मूवमेंट के साथ, क्योंकि रोमांटिक के बाद विक्टोरियन पीरियड आता है, तो वही उसी के साथ ही अलाइन करता है ना। नेक्स्ट वन देखेंगे, ये देखिए मैचिंग वाला है, फिर से वही चीज है। अब ये बताओ कि शेक्सपियर के हैमलेट को एक बार ही पूछोगे कि 4 बार पूछोगे? तो कम से कम जो क्वेश्चन बनाने वाला रहा होगा, तो वो, अब मैं कुछ कहूंगा नहीं, घर वालों ने जमानत लेने से मना किया हुआ है, नहीं तो मैं कुछ कह सकता था। भाई एक ही बार पूछ लो। एंड इज दिस द वे, टेल ऑफ टू सिटीज, बताइए पीछे नहीं पूछा कि कैरेक्टर बता दो, वो सॉरी पूछा लंदन एंड पेरिस, सेटिंग पूछ लिया है ना। विलियम फॉकनर के साउंड एंड फ्यूरी को अभी एक बार और पूछेगा, अभी और पूछेगा। और देखिए अर्नेस्ट हेमिंगवे के ओल्ड मैन एंड द सी भी क्या पूछा था, नोबेल प्राइज को पूछा था। तो किया गया, मतलब वही प्रश्न है घुमा करके यहीं पर। अगर आप पेपर ही पढ़े थे तो पेपर को पढ़ करके पेपर के आंसर दिए जा सकते हैं बहुत आराम से। राइट आंसर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए हेमिंगवे द ओल्ड मैन एंड द सी, ए को 3 से मैच कर दीजिए, A3 2 में आता है, विलियम फॉकनर को साउंड एंड, बी को 4 से मैच कीजिए, तो B4 मैच कर दिया, ये लीजिए हो गया ए आंसर। तो वहीं का वहीं पर आंसर हो गया। एलिया वॉज रिटन बाय, चार्ल्स लैम्ब से भी बहुत पूछा है सर। हाँ, एलिया वॉज रिटन बाय, तो चार्ल्स, एसेज ऑफ एलिया, एलिया शूडोनेम था, है ना। लीप्स ऑफ ग्रास तो 1855 के टाइम पीरियड में जो है, क्योंकि इसके बहुत सारे एडिशन आते हैं लीप्स ऑफ ग्रास के। इन हैमलेट द प्ले विद इन प्ले, तो ये
बेसिकली क्लाउडियस के गिल्ट को जो है वो करने Confirm के करने लिए के है, लिए। हाँ कंफर्म करने के लिए है। ये बहुत क्लियर है ना, मर्डर ऑफ वंस को करके जो वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये इंते कथा के बारे में बताया था, इसके बारे में बताया था मैंने, ये सब सब प्रैक्टिस करवाए थे यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म पर। तो माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफी, अब ये इंते कथा है ना, ये कमला दास की है, तो ये दास ही राइट आंसर है इसका। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, सी शेड Actually, आई विल आपका गो टू डायरेक्शन दिल्ली का है, टुमारो। सी सेड आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। और इसे अगर हम देखें तो सी सेड इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट में बनाना है, दैट का यूज करते हुए आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका सी, तो सी हो जाएगा। विल का वुड हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसके साथ, हाँ, और टुमारो का हो जाएगा टुमारो का द नेक्स्ट डे next कन्वर्ट day। किया गया, बहुत तो सही सी है। राइट आंसर। हाँ, शी सेड दैट शी वुड गो टू दिल्ली, मतलब जिनका ये पेपर है उनका ऐसा ही। हाँ उनका सही। स्काई लार्क पोएम, अब जैसे स्काई लार्क पोएम है तो वर्ड्सवर्थ का ऑप्शन देना चाहिए था यहाँ पे, तो क्वाइट काफी कंफ्यूजिंग लोगों हो का जाता। गलत हो जाता शैली है भाई स्काई लार्क को लेकर के, ओड है इनके, है ना। और नेक्स्ट वन एग्जांपल ऑफ रन ऑन, रन ऑन सेंटेंसेस कहा गया कि मतलब जो सेंटेंसेस जहाँ पे रन ऑन दिया गया हो, खत्म ना हुआ हो, खत्म ना बात हुआ, खत्म ना हुई हो, अभी आगे एक चलेगा। डेफिनेट क्लास ना हो एक तरह से। और सर रन ऑन ना, ये लिटरेचर में भी तो रहता है इंजैममेंट या रन ऑन लाइन, रन ऑन लाइन होता है तो पोएम एक में। लाइन से दूसरी लाइन तक उसका सेंस जाता है, ये तो वैसा यहाँ ही पे है। आपका अगर देखें तो ही वेंट टू द मार्केट फुल स्टॉप, ये आपका एक कंप्लीट क्लास, ये भी, और Brought बिकॉज से vegetable। दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ा है, Needed यहाँ vegetable, and से है जोड़ा ना? है दो क्लास को, मतलब लेकिन ये ये ए वाला वाला जो है हाँ। इसे नहीं जोड़ा गया, ये आपका रन ऑन सेंटेंस हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए से देखिए ड्रीम चिल्ड्रन ब्लेंड्स, अब ड्रीम चिल्ड्रन में आपको ऐसा क्या देखने को मिलता है, देखिए रिलीजियस डिवोशन नहीं है, पॉलिटिकल सटायर और रियलिज्म नहीं है इसमें, हिस्टोरिकल फैक्ट एंड माइथोलॉजी, ऑटोबायोग्राफी एंड इमेजिनेशन, ड्रीम चिल्ड्रन है रैबरी, और रैबरी का मतलब ही होता है ड्रीम, तो ड्रीम मतलब इमेजिनेशन है ना, और ऑटोबायोग्राफी क्योंकि वो खुद के बारे में बात करते हैं, अपने भाई के बारे में बात करते हैं, अपने ग्रेट ग्रैंड मदर, इमेजिनरी बच्चों के बारे में, तो ऑटोबायोग्राफी हो जाता है, दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं। इफ आई, नेक्स्ट वन दिया है ये आपका, इफ आई वुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। देखिए ये इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो ये सब्जेक्टिव मोड में सेंटेंस आपका दिया गया है, मतलब यहाँ कल्पना की जा रही है, और जब भी कभी सेंटेंस में हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है, जब भी कल्पना होगी तो फिर वर है, फिर आप वर। लेकिन सर एक इसका और तो आपने बताया एक आपका अगर देखें तो थर्ड टाइप जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें आप देखेंगे तो वुड हैव के साथ एक्सेप्टेड का यूज किया जाता है, और यहाँ पे आप किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं, मतलब हैड बीन। तो अब ये डिपेंड करता है, वैसे अगर देखें तो करेक्ट आंसर इसका डी ही होना चाहिए, वो क्योंकि यहाँ कल्पना की जा रही है, कल्पना की जा रही है ना कि मैं, अगर मैं तुम होता तो आई वुड हैव एक्सेप्टेड। जेनरस का क्या होगा सर? जेनरस का मतलब होता है जो बहुत ही उदार हो, और इसका एंटोनिम्स आपको बताना है तो जो बहुत ही स्वार्थी हो, सेल्फिश हो। तो बी ऑप्शन सही होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब्ड पोएट्री, अब इसमें तो सिर्फ देखो, या तो दिमाग, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ मैंने आपको रटवाया था, बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, तो बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर कॉलरिज भाई साहब है, बताया था मैंने, है ना। स्पॉन्टेनियस ये आपके वर्ड्सवर्थ है, तो यही वाला आंसर होगा भाई, तो इनमें से सब ये कट कर डी वाला आंसर है, मोमेंट्री स्टे अगेंस्ट कंफ्यूजन। Which of the following correctly पैरेलिज्म को देखिए, इस सेंटेंस में देखिए तो यहाँ पे पैरेलिज्म को बताना था, मतलब बराबर की बात, सिमिलर वर्ब हो एक तरह से, ये आपकी इंजॉयड जो होती है आपकी ट्रांसटिव वर्ब होती है, और इसके बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट आता है, और यहाँ यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ही इंजॉयज रीडिंग, ये भी एक जिरंड की तरह यूज किया गया है, राइटिंग ये भी जिरंड की तरह, एंड लगाते हुए पेंटिंग, मतलब ये सी आपका राइट आंसर होगा इसमें। इसके बाद इधर देखेंगे शेक्सपियर लेट प्लेज लाइक द टेम्पेस्ट, अब यहाँ पर टेम्पेस्ट दे दिया है, लेट प्लेज की बात करी है तो रोमांस है ना, अगर ये प्लेज ना देता, लेट प्लेज बस दे देता, तो ये सर बात अलग हो जाती है इसमें, क्योंकि लेट प्लेज को हम प्रॉब्लम प्लेज वो जो कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम प्लेज जैसा कोई ऑप्शन नहीं। ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है, तो ड्रामेटिक आयरनी वहां होती है, आयरनी कई तरीके की होती है आपकी, तो ड्रामेटिक आयरनी वो है कि जहां पर हम जानते होते हैं, क्योंकि हम ऑडियंस जैसे ड्रामा देख रहे हैं तो हम तो जानते किसने किसका मर्डर किया, लेकिन जो वहां पर कैरेक्टर नहीं जानता, तो पहला ऑप्शन ड्रामेटिक आयरनी, जिन भी भैया जी का पेपर है उन्होंने बिल्कुल सही करा हुआ है ये, ठीक है। साइलेंस वाज डीफनिंग, तो देखो यहां पर डीफनिंग साइलेंस अगर होता तो यहां पर हम ऑक्सीमोरन पर जाते, लेकिन ये नहीं है, साइलेंस वाज डीफनिंग, तो ये जो है पैराडॉक्स स्टेटमेंट हो जाएगा। और आइडेंटिफाई द रिटोरिकल डिवाइस इन द सेंटेंस, तो ये वाला तो मतलब सीधा एग्जांपल आप देख लीजिए, गूगल करोगे, एंटीथेसिस पूछोगे तुरंत आ जाएगा,
एंटीथीसिस का एग्जांपल है। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। लेकिन एक चीज और भी है सर कि इसमें एनाफोरा भी होता है, जब आस्क और आस्क कैसे रिपीट करे जाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑक्सीमोरन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीमोरन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले में जरूर ऑक्सीमोरन है, तो डीफनिंग साइलेंस जिन लोगों ने देखा होगा तो वो साइड बाय साइड ऑक्सीमोरन को इंडिकेट करते हैं। करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस देखिएगा सर कौन इस सा है? सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो दिया गया सेंटेंस आपका ए ऑप्शन है, इट इज रेनिंग, और यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज किया गया है। देयरफॉर कॉमा लगाते हुए वी विल नॉट गो, क्योंकि देयरफॉर जो होता है कंजक्टिव एडवर्ब की तरह यूज किया गया है, और इसे जब आप दो सेंटेंसेस जोड़ते हैं तो इसके पहले सेमी कॉलन का यूज करेंगे, फिर आप कॉमा का, भले चाहे आपका हाउ एवर हो। ए आंसर हाँ, सही ए है। आंसर इसका सही। ए आंसर मार्क करिएगा आप लोग, ठीक है। चूज द करेक्ट ईडियम टू रिवील अ सीक्रेट। और ये टू स्पिल पढ़ा चुके हैं आप, स्पिल द बीन्स, रायता फैला दिया है ना। Which literary device is used in the line classroom was a Jew? तो यहाँ पर जब कंपैरिजन विदाउट एज लाइक होता है तो क्लासरूम को लाइक जू कर दिया गया है, तो मेटाफर होगा वहां पर, है ना। इसके बाद अरेंज दीज डिकेंसेस नॉवेल। अभी देखिए यहाँ पर वो पूछ लिया, पीछे भी देखिए वही सारी चीजें पूछी थी। अब यहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट सबसे पहले आता है, तो ओलिवर ट्विस्ट यानी कि ए ऑप्शन को सबसे पहले रखो। तो देखिए सर ए जो है दो जगहों पर नजर आ रहा है ना, तो मतलब हम या तो डी होगा और या तो फिर बी हो सकता है ना, जिन्होंने जिनका पेपर उन्होंने गलत कर दिया। अच्छा, ओलिवर ट्विस्ट के बाद आएगा आपका डेविड कॉपरफील्ड, क्योंकि ये 36 37 है और ये जाकर के 49 50 है, तो दूसरे नंबर पर तो ए और डी, ए डी यहां पर हो गया। फिर इसके बाद आएगा आपका आना चाहिए आपका टेल ऑफ टू सिटीज और ग्रेट, तो टेल ऑफ टू सिटीज आएगा फिर, क्योंकि ये 59 के टाइम पीरियड का वर्क है, तो सी हो जाएगा। और ये फिर ग्रेट एक्सपेक्टेशन 60 लास्ट में आया था, हाँ, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन बी ऑप्शन बिल्कुल हम सही मानेंगे इसके लिए, ठीक है। तो ए डी सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए। नेक्स्ट वन है इस सेंटेंस में सी रन्स क्विकली, और आपसे इस पूछा है क्विकली का पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एल वाई लगने के बाद जाएगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर को इंडिकेट करता है, एडवर्ब है टू एड फ्यूल टू फायर, और ये आग में घी का काम करना, और टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, सिचुएशन खराब और खतरनाक। बेनिवोलेंट सर, वर्ड बेनिवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, और अगर इसे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करें तो ये आपका बी राइट आंसर। काइंड और जनरस, वही परोपकार करेगा। द स्टार्स डांस प्लेफुली इन द मूनलिट स्काई, तो देखो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच देखना है। अब फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर स्टार्स को जो है क्वालिटी दी गई है किसकी, डांस वाली क्वालिटी है ना, प्लेफुली, तो डांस करना ह्यूमन बीइंग का पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कर दिया गया है। बी राइट आंसर हो गया, बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ एसेज बाय चार्ल्स लैम, अभी ऊपर पूछा है एसेज आपने लिया, यहाँ पर फिर देखिए। सो दिस इज व्हाट की क्वेश्चन पेपर कांट से एनीथिंग। टेनिसंस ब्रेक 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 आर्टिकुलेट्स, तो इसमें देखिए टेनिसन का, हाँ भाई, ग्रीफ फॉर पर्सनल लॉस है, नो डाउट, इसको तो हम जानते हैं। द फ्रेज निगेटिव कैपेबिलिटी, निगेटिव कैपेबिलिटी किसने कॉइन करा, तो भाई कीट्स जो है ना, कीट्स ने, और ये खास करके शेक्सपियर को प्राइम एग्जांपल माना। अच्छा, ये इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन का जो है पैसेज वाला पार्ट है, पैसेज वाले पार्ट में सिर्फ रफली बताया जा सकता है कि कौन सा सही है ना। यस, हाँ, पहला जो आपका है इसमें दिया गया, व्हाट रोल डिड कमेंट्री ट्रेडिशंस प्ले इन प्रिजर्विंग इंडियन, तो इसमें देखिए तो ये डी आपका ऑप्शन सही हो जी, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही। द वर्ड टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन होता है ना सर, ये क्लासिफिकेशन जो ऑर्डर कैटेगरीज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, तो डी ऑप्शन सही है। व्हिच फ्रेज फ्रॉम द गिवन पैसेज एम्फसाइज द डायनामिक एंड लिविंग नेचर, तो देखिएगा इसमें से इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो ए, बी और डी, मतलब ये सही लगा है। अच्छा, नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग, व्हाट इज इम्प्लाइड थीम अबाउट, तो डायलॉग यही वाला सी वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन है, डायलॉग भी इनकरेज्ड क्रिटिकल क्वेश्चंस। और ये सिनोनिम्स आपको बताना है, कैंडिड मतलब एकदम बिना छल का, जिसके अंदर छल ही ना हो, निष्कपट मतलब ईमानदार, सिनोनिम्स होता है। ऑप्शन सही। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूसेस, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो ऑप्शन इन्होंने लगाया है इनका गलत है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो सी आपका होगा, ही प्रेफर्स टी टू कॉफी, सी राइट आंसर। देन ये जो है ओवर या फॉर नहीं है, ये सब नहीं।
आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच सीज एज ब्रेव, तो जब एज का मैटर है तो भाई Simile हो सिमिली जाएगा। है, हम उसमें कुछ कह नहीं ये सकते, देखिए हार्डी का फिर फिलोसफी सिमिली है ना। पूछ लिया गया फिर है। हार्डी की फिलॉसफी देखिए क्या है, तो वही हार्डीज फिलॉसफी ऑफन रिजेम्बल्स, तो वही है फैटलिस्टिक डिटर्मिनिज्म है ना। सो फैटलिस्टिक डिटर्मिनिज्म इसके लिए राइट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग। चार्ल्स लैम्स एसेज आर ऑफन डिस्क्राइब्ड फैमिलियर एसेज, वो देखो वही चीज है, बार बार घुमा देते। दे आर फॉर्मल एंड इम्पर्सनल, दे डील ओनली विद फैमिली इश्यूज, देखो ये चीज नहीं है और ये चीज नहीं है। दे आर स्ट्रिक्टली ऑटोबायोग्राफिकल, ये भी नहीं है। दे एम्प्लॉय कन्वर्सेशनल एंड इंटीमेट Intimate टोन, tone। खुद को इंक्लूड करते हैं और काफी कन्वर्सेशनल स्टाइल है उनका, तो डी आंसर इसके लिए अप्रोप्रिएट है ना। विच और विच ऑफ द गिवन सेंटेंस Subject verb करेक्टली agreement। राइट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की बात की है, और कलेक्टिव नाउन इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये जो द टीम दिया गया है इसे कलेक्टिव नाउन की तरह यूज किया गया है कि द टीम इज प्लेइंग वेल। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ही राइट आंसर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो टीम है इसे होल एक इकाई की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, कलेक्टिव नाउन की तरह रिप्रेजेंट किया गया, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ये प्लूरल वर्ब दी है, ये भी नहीं करेक्ट है, यहाँ भी प्लूरल दिया है और यहाँ भी प्लूरल, इसका राइट ए राइट आंसर हाँ। है, टीम इज प्लेइंग वेल। प्लेइंग वेल। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें से यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट करेक्ट है। तो रिसीव आपका यही जो है ये स्पेलिंग करेक्ट है, वही आर करेक्ट है, ई ए सी वाला। ई आई वी ई रिसीव, ये राइट आंसर। कॉल डेली रिसीव करते हैं तब भी गलत कर देते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच लाइफ इज, ये वाला एग्जांपल तो मैं एज इट इज पढ़ाता हूँ सर, यकीन मानिए, बिल्कुल यकीन मानिए, यही एग्जांपल मैं सिमिली और मेटाफर में समझाता हूँ। कोई कैंडिडेट होगा जो पढ़ा होगा बता दें कि हाँ सर यही बताते हैं। ये सिमिली, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, सिमिली नहीं मेटाफर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर लाइफ यूज करा गया ना। और लाइफ इज लाइक अ वॉकिंग शैडो अगर हो जाता, लाइफ इज लाइक अ वॉकिंग शैडो बट नहीं होता, सिमिली हो जाता, तो वहां पर सिमिली हो जाता उस कंडीशन। इफ वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड द पोएट ऑफ नेचर देन कीट्स, तो कीट्स को हम ब्यूटी और सेंसुअसनेस के लिए जानते हैं, नो डाउट, ये सब कोई जानता है इसके बारे में, इनके बारे में। इलियट का जो ऐसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, वो मैंने बताया था कि पक्का आएगा। और यहाँ इंडिविजुअल टैलेंट की जब बात हो ना, तुरंत थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी पर चले जाओ, ये इम्पर्सनालिटी यहाँ पर दिया हुआ है ना। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सीधे जाना पड़ता है। प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ पोर्ट्रेज, तो देखो जो प्रिल्यूड है इनका डोमिनेटेड बाय सोशल कन्वेंशन नहीं है, टाइम ऑफ मोरल करप्शन नहीं, स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल विजन एंड क्लोजनेस टू नेचर। So basically, in Prelude, Wordsworth portrays childhood as a meaningless stage of life, a stage of spiritual vision and closeness to nature. देखो वैसे मैं जहां तक इसके रिगार्डिंग बात करूंगा, क्योंकि चाइल्डहुड की बात करी गई है और जैसे प्रिल्यूड की बात है, क्योंकि स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कंसीडर करी जाती, तो ये स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल विजन होने की इसकी पूर्ण संभावना है। बाकी हाँ, मीनिंगलेस स्टेज ऑफ लाइफ इसलिए भी पुट कर सकते हैं, चांसेस कम है, क्योंकि स्पिरिचुअल विजन की बात है वो क्लियर है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ हो, तो जैसे मीनिंगलेस स्टेज ऑफ लाइफ, क्योंकि उन्होंने कहा कि बचपन में वो चीज नहीं थी। इवन टिंटर्न एबी के अंदर भी कहा कि मेरे अंदर वो चीज नहीं थी पहले, बट लेटर ऑन दे आर राइटिंग अ लेटर, तो इसमें से ट्रांसफॉर्मेशन है। इसे चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो यहाँ ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और इसे जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इज एम आर लगाते हुए साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहाँ पे बीइंग लगा हुआ है वही सेंटेंस आपका लेटर इज बीइंग रिटन बाय देम। ये राइट। तो हमने 125 जो है आपके लिए ये पूरे आंसर दे दिए हैं। आप सभी लोग उम्मीद है कि मैच करेंगे। क्या स्कोर आपका रहा है ये जरूर बताइएगा, और नो डाउट सर यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मेरिट जो है हाई जाने वाला, तो क्योंकि पेपर काफी इजी है और ग्रामर और लिटरेचर में 50-50 है, ये भी चीज आप महसूस कर रहे हैं, है ना। और बाकी किसी भी तरीके का कोई, जैसे अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, किसी टाइप की चीज है, कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपसे मिलते रहेंगे, और आज के लिए बस इतना ही, और अपना ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही लिटरेचर लवर्स चैनल के साथ जुड़े रहिए। किसी भी एग्जाम वगैरह की तैयारी करनी है आने वाले समय में, तो हम आपके साथ हैं। आप एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म के साथ करते हैं। और सभी को नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, शुभ रात्रि।